देखो, न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है हाइड्रोजन के साथ। न्यूट्रॉन का मास और हाइड्रोजन के अंदर होता है प्रोटॉन, दोनों का मास सेम होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। तो न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल कर दे तो दोनों का मास इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब न्यूट्रॉन का मास जितना होता है उतना ही मास हाइड्रोजन का होता है। न्यूट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी वी वेलोसिटी से जब इससे स्ट्राइक करता है तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि कोलिजन के बाद न्यूट्रॉन की वेलोसिटी v1 हो जाती है और हाइड्रोजन की वेलोसिटी v2 हो जाती है। अब कोई भी टाइप की कोलिजन हो, हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहता है। और अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। और मोमेंटम कंजर्वेशन कोई भी टाइप की कोलिजन हो हमेशा कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर देते हैं। तो ये मोमेंटम कन्वर्जन अप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब इक्वेशन 2 में हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, कुछ एनर्जी का लॉस होता है। तो जब न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेगा हाइड्रोजन से तो कुछ एनर्जी का जो लॉस हुआ वो हाइड्रोजन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसका जो अंदर का इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो टोटल एनर्जी हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब जो की वही एनर्जी लॉस होगा। तो यहाँ पे देखो, इनिशियली कितनी एनर्जी थी? इनिशियली केवल न्यूट्रॉन के पास एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, और कोलिजन के बाद न्यूट्रॉन की एनर्जी रह जाएगी हाफ एम वी वन स्क्वायर और हाइड्रोजन की रह जाएगी हाफ एम वी टू स्क्वायर। और जो एनर्जी का लॉस हुआ था, जो हाइड्रोजन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, उसको ई लिख देते हैं। तो यहाँ पे ई एनर्जी को ऐड करने के बाद जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में रह जाएगी। यहाँ पे इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास सेकेंड इक्वेशन इस तरीके की आएगी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सोल्व करने के बाद जो हमारे पास v1 v2 की वैल्यू है वो e अपॉन एम आ जाएगी। और इसे आगे सोल्व करने के बाद देखो, इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो v1 माइनस वी के स्क्वायर की वैल्यू है वो आ जाएगी वी स्क्वायर माइनस 4e अपॉन एम। ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि ये एक स्क्वायर है। तो अगर LHS इक्वेशन की LHS एक पॉजिटिव वैल्यू है तो इक्वेशन की RHS को भी एक पॉजिटिव वैल्यू बनना पड़ेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वी स्क्वायर माइनस 4e अपॉन एम हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ पे इसको आगे सोल्व करके हम इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इज टू ट्वाइस ऑफ ई। हाफ एम वी स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की, जो काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब की थी जिसके कारण उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया था। तो हाइड्रोजन के लिए देख लेते हैं, जब इसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाएगा तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो हम यहाँ पे एवल्यूट कर सकते हैं। देखो, फॉर्मूला होता है, एक ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो उसके लिए जो एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी उसका फॉर्मूला होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिट हो रहा है तो n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 2 पुट कर दी। तो हमारे पास कितनी एनर्जी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को चाहिए एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए, वो आ जाएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें पता है कि जो हमने इक्वेशन बनाई थी हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब कि कितनी काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट की, मतलब कि न्यूट्रॉन ने दी हाइड्रोजन एटम को, वो एनर्जी इक्वल हो जाएगी कितनी एनर्जी हाइड्रोजन एटम ने कंज्यूम की उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ई, मतलब कि जो एनर्जी हाइड्रोजन को चाहिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब 10.2 का 2 टाइम्स 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन एटम को चाहिएगी जो न्यूट्रॉन उसे प्रोवाइड करेगा। और ये जो कोलिजन हो जाएगी वो इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगी।